हाय, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आई एम रजनी झा और ये हमारी क्लास है जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं विद द यूज ऑफ एमसीक्यू। सो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि मॉर्निंग में आप हमेशा न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और इवनिंग के टाइम में हम वहीं से क्वेश्चंस उठाएंगे जस्ट टू चेक कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द ड्रिल इज, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, आपको कुछ सेकंड का टाइम दूंगी, आप आंसर्स बताएंगे करेक्ट आंसर कौन सा है। सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको पूछा जा रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बनाते वक्त या रखते वक्त, कैलकुलेट करते वक्त कौन कौन सी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। पहला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन का कितना कॉस्ट लगा है, कितना डिमांड और सप्लाई है। इस कॉस्ट ऑफ लिविंग पे इसका क्या इफेक्ट होगा, इशू प्राइसेस पे क्या इफेक्ट होगा, सब्सिडी पे क्या इम्प्लीकेशन होगा और इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन क्या है। तो बताइए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखते वक्त क्या इन चीजों का या इनमें से कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाता है, ये आपको बताना है। ओके, टाइम इज अप। सो एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ये सपोर्ट करने के लिए है, यानी कि फार्मर्स को डायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए है। गवर्नमेंट क्या करती है, पहले से रेट फिक्स कर देती है क्योंकि फाइन इन इन क्रॉप्स का या ये जो आपके हार्वेस्ट है इनका हम इतने रुपए देंगे आपको पर केजी, और डायरेक्टली गवर्नमेंट उनसे खरीद सकती है। दैट इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और वो कैलकुलेट करते वक्त ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है। इनफैक्ट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखी जाती है, जैसे कि इनपुट प्राइस में क्या चेंजेस आए हैं या इनपुट आउटपुट प्राइस में पैरिटी है कि नहीं है। देन मार्केट प्राइसेस में इसका क्या ट्रेंड है, राइट, डिमांड सप्लाई कितनी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देन जनरल प्राइस लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। हेंस ये सारे ही हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है, तो ये सब क्या हो गए, करेक्ट हो गए। देन देर इज वन मोर क्वेश्चन कि एमएसपी डिक्लेयर कौन करता है। एमएसपी को डिक्लेयर करती है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में कौन कौन सी चीजें ठीक है। पहला, हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बहुत सारे केसेस में होता है, जैसे कि विल यानी कि जो वसीयत होती है, डिवोर्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एडमिरल्टी। इसके अलावा इलेक्शन पिटिशन हाई कोर्ट में सुने जा सकते हैं। और हाई कोर्ट जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उनके नीचे वाले कोर्ट्स होते हैं, उनके लिए वो जो उनकी वर्किंग है, वर्किंग के लिए वो इशू कर सकती हैं, वो वर्किंग को के लिए वो उनके गाइडलाइंस वो इशू कर सकती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं, आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। सो ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं कौन सा ही बताता है। ओके, तो यहाँ पर देखो, वैसे तो ये तीनों पावर्स हैं हाई कोर्ट की, पर हमसे पूछा गया है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन कौन सी है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में फर्स्ट आता है डेफिनेटली इलेक्शन पिटीशन, भी हाई कोर्ट सुन सकती है, ये भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। लेकिन जो हाई कोर्ट वर्किंग के रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस इशू करती है सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए, तो हमसे स्पेशली पूछा गया है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में। ये सारे ही पावर्स हाई कोर्ट के पास हैं, लेकिन इनमें से जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं वो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड है।
थर्ड वाली जो इसकी पावर है वो एक्चुअली इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ना कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सो वैसे जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि अरे ये तो सारी पावर्स है हाई कोर्ट के पास, तो सारे ही करेक्ट हो गए। नहीं, ये सारे पावर्स है हाई कोर्ट के पास, पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के वर्किंग पे आप किसी भी टाइप का जजमेंट या कोई भी लॉ आप रूल्स पास नहीं कर सकते। बट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के वर्किंग के लिए इश्यू किए गए रूल्स नहीं आते, वो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में है। ठीक है। देखिए, अब दो टाइप के जुरिस्डिक्शन हो सकते हैं, एक होता है ओरिजिनल और दूसरा होता है एपिलेट। ठीक है, और जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है ओरिजिनल और एपिलेट में क्या डिफरेंस है। ओरिजिनल मतलब अ केस दैट कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कोर्ट। एपिलेट का मतलब वो कहीं और से अपील करके वापस से हाई कोर्ट में आई है, मतलब पहली बार वो हाई कोर्ट में नहीं था, कहीं और गया था, उसके बाद वहां से अपील की गई है, तब वो हाई कोर्ट में आया है। दैट इज अ डिफरेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला, इट गिव्स ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर द यूजर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज टू ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी इंटरमीडिएट अथॉरिटी। हमें पता है क्रिप्टो करेंसी में बीच में कोई इंटरमीडिएटरी अथॉरिटी नहीं होती, जैसे बैंक गवर्नमेंट इनका यूज नहीं होता, डायरेक्ट कनेक्शन होता है यूजर एंड द करेंसी। राइट। दूसरा है, इट इज पीयर टू पीयर फोकस्ड, ऐसा बोला गया है फर्स्ट में, आपको बताना ये सही है नहीं। It is peer-to-peer focused, meaning users are able to send and receive payments to and from anyone on the network around the world without requiring approval from any external source or authority. मतलब किसी भी external source या authority से मुझे कोई approval नहीं चाहिए। कोई भी person जो यहाँ पर है, किसी इस नेटवर्क को यूज कर रहा है, इस नेटवर्क पे है, उससे मैं पेमेंट्स रिसीव कर सकती हूँ और सेंड कर सकती हूँ विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। थर्ड बोला है, लो ट्रांजेक्शन फीस ऑन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ पेमेंट। बाकी सारे मोड्स ऑफ पेमेंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस लगती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन फीस काफी कम है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है उनको पता होगा ये सारे ही करेक्ट है। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 and 3. Let's move on to question number 4. Question number 4 says, consider the following statements with regards to Election Commission of India. Election Commission of India, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो कि करेक्ट है, आपसे पूछा गया है। ठीक है। पहला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज मोर से इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ कमीशन अमंग द इलेक्शन कमिश्नर। यानी कि जब भी जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उसमें से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सबसे ज्यादा से होता है। उनके जो भी डिसीजन लेते हैं कमीशन वाले, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का माना जाता है। दूसरा, द डिसीजन ऑफ ईसीआई कैन बी चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजंस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में चैलेंज किया जा सकता है। थर्ड, इन रेस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिव्यू पिटिशंस कैन ओनली बी फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट। मतलब अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस के लिए इलेक्शंस हैं, तो उसमें जब हम रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे तो वो सिर्फ हाई कोर्ट में हो सकता है। आपको बताना इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं कौन सही आंसर करता है सबसे पहले। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले बोला गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सबसे ज्यादा से होता है डिसीजन मेकिंग में, विच इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सी लिख देती हूँ यहाँ पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके अलावा दो और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इन दोनों का बराबर से होता है।
ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, द डिसीजंस ऑफ ईसीआई कैन बी चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में चैलेंज किया जा सकता है। तीसरा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस के लिए जब इलेक्शन होगा तो रिव्यू पिटीशन सिर्फ हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, ये गलत है। यस, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस के इलेक्शन के लिए रिव्यू पिटीशन सिर्फ हाई कोर्ट में हो सकता है, जो कि गलत है। क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के इलेक्शन के केस में इट इज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी, टू ओनली। लास्ट देखते हैं। लास्ट सेज ऑपरेशन पेंजिया 14 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। आपको बताना ये किससे रिलेटेड है। पहला, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके, इंडिया और यूके के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। दूसरा, एफर्ट टू डिस्टर्ब द सेल ऑफ फेक मेडिसिन एंड ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, मतलब ये जो फेक मेडिसिन और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसको कम करने के लिए, उसको डिसरप्ट करने के लिए, उसके सेल को, वो एफर्ट है ये। सी, रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्टेड फॉर स्ट्रैंडेड इंडियंस इन अरेबियन सी ड्यूरिंग साइक्लोन। जो साइक्लोन के टाइम पे अरेबियन सी में जो साइक्लोन आया था उसके टाइम पे जो ऐसे इंडियंस थे जो फंस गए थे उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम है ये। एंड डी, मेजर्स टू कंडक्ट इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट एशिया, मेजर्स टू कंडक्ट इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इंसर्जेंसी है उसको कंटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए। मेजर्स टू कंटेन मेजर्स टू कंटेन इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इंसर्जेंसी है उसको कम करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए ये ऑपरेशन पेंजिया न्यूज में था। सो व्हाट इज योर आंसर, व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? ओके, सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेशन पेंजिया काफी फेमस था शुरुआत से ही। जो ये फेक मेडिसिन या प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मिलते हैं या जो काउंटरफीट हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं उनके सेल को रोकने के लिए, ठीक है। सबसे पहला जो इसका ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था वो 2008 में कंडक्ट किया गया था। इस ऑपरेशन पेंजिया 14 के अंदर आप देखोगे करीब 92 कंट्रीज से पुलिस, हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज, कस्टम्स, ये सब इंक्लूडेड थे इसके अंदर। सो इट इज वेरी वेरी फेमस, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। पहला ऑपरेशन इसका हुआ था 2008 के अंदर। सो आई होप आपके ज्यादातर क्वेश्चन सही रहे होंगे। अगर नहीं रहे हैं इसका मतलब आपको और अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है। So that's it for today's class, guys. If you like the lecture, please like and share it, and we'll see you in the next class. Have a nice day.